दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो गया, यूपी एमआरसी हो गया, यूपी आरवीएनएल हो गया, यूपी पीसीएल हो गया, डीएमआरसी हो गया, एसएससी जेई हो गया, जेवीएनएल हो गया, एटसेट्रा। कोई भी एग्जाम हो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं, उसमें सारे एग्जाम में आपके जो है ये ट्रांसफार्मर की ये जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो श्योर है आप जो है आपके जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे होंगे उसमें 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं कि आपका 100% आपको इस वीडियो से देख करके आपको मिल जाएगा। बट दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखिएगा तभी जो है इसके पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बार बार एग्जाम में इसको रिपीट करता है। चाहे यूपीसीएल हो, चाहे आपका यूपी आरएनएल हो, कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है। अगर आप यूपी एमआरसी यानी कि रेल जो है लखनऊ मेट्रो का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जो है देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे हो नए तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा बढ़ती है, बराबर होती है या घटती है या सभी। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होते हैं बेसिकली आपको एक स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप का मतलब ये है कि आपका वोल्टेज को ये बढ़ाने का काम करता है, उसको स्टेप अप कहा जाएगा। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करते हैं उनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है आपका वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो जब आप वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा तो उस टाइम जो होता है यानी कि बढ़ाने का कार्य करेगा। जब वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उस टाइम आपकी धारा जो होती है, करंट की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि घट जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कि आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट धारा जो होती है वो घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसको किस पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या या फ्लक्स के बराबर होती है, या ऑप्शन नंबर बी है टर्न की संख्या फ्रीक्वेंसी या फ्लक्स वर्ग के बराबर होती है, या ऑप्शन नंबर सी है टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी वर्ग के बराबर होती है, या टर्नों की संख्या के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन जो होता है आपका ईएमएफ का इक्वल टू होता है 4.44। ठीक है, 4.44 यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हो गया आपका मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये आपका ईएमएफ हो गया, तो यहाँ पे निर्भर किस पर कर रहा है आपका, ये दोस्तों आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे टर्न्स पर निर्भर कर रहा है, यानी कि आपकी जो है जो आपकी टर्नों की संख्या उस पर निर्भर कर रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ये ट्रांसफार्मर जो होता है आपका उसका जो ईएमएफ मान होता है आपकी फ्रीक्वेंसी एफ और आपकी टर्नों की संख्या एन और फ्लक्स 5 मैक्स के जो है इसके बराबर होता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है, मींस इसमें जो वाइंडिंग होती है आपकी कॉमन होती है दोनों। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, और जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों इसका जो सर्किट डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना के बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो होता है ये यहाँ से इसका सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, सप्लाई यहाँ से दी जाती है दोस्तों। यहाँ की जो इसकी इसके प्राइमरी सेकेंडरी साइड होती है यहाँ से दोनों लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लोड से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से डायरेक्ट के जो है कॉमन से तो इसकी जो वाइंडिंग होती है दोस्तों ये कॉमन होती है दोनों, तो यहीं इसका कनेक्शन लिया जाता है। इस तरह आपका यहाँ से लोड लगा होता है, तो जो इसकी वाइंडिंग होती है कॉमन हो गई, इसी कारण से इसको जो होता है सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें कह सकते हैं इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग यानी कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से ट्रांसफार्मर में क्या नहीं बदलता है। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, उसको रिलेट करके क्वेश्चन देखेंगे। करंट नहीं बदलता है, या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, या वोल्टेज नहीं बदलती है, या ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है आपका वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ट्रांसफार्मर जो आपके करंट होता है करंट भी आपकी चेंज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज अपने इंडिया में यूज़ होती है, ये आपको याद रखना। 50 हर्ट्ज जो स्टैंडर्ड मान होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे अपने इंडिया में यूज़ होती है, कितना 50 हर्ट्ज। तो इसी 50 हर्ट्ज पे जो है ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये चेंज होना नहीं इसको। वोल्टेज जो होता है ट्रांसफार्मर बिल्कुल चेंज करता है, आप वोल्टेज होता है स्टेप अप करता है स्टेप डाउन करता है, यानी कम ज़्यादा करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की वो आपकी कभी चेंज नहीं होती, वो आपके 50 हर्ट्ज पर ये आपका वर्क करता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 50 हर्ट्ज यूज होती है। बात करें अगर अदर कंट्री से अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पर जो आपकी 60 हर्ट्ज यानी कि 60 हर्ट्ज वहाँ पे फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं बदलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कंजर्वेटर
टैंक होता है ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है या हवा भरा होता है या तेल भरा होता है या पानी भरा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो भरा होता है आपका ऑयल भरा होता है कंजर्वेटर टैंक में, और आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा कि तेल भरा होता है। ये दोस्तों तेल क्यों होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसको कूलिंग करने के लिए ये भरा जाता है, क्योंकि जो है उसमें हीट होती है, हीट को उसको जो है कूलिंग करने के लिए इसमें ऑयल इसमें भरा रहता है। ठीक है, अगला दोस्तों हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, मीन्स ट्रांसफार्मर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हीट जो है इसमें से उत्पन्न होती है यानी कि निकलती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर से भी निकलता है, ठीक है, जो आपकी हीट होती है, बट जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा जो होती है आपकी उसमें से हीट निकलती है। इसी की वाइंडिंग को ही आपको कूलिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आपका वाइंडिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ट्रांसफार्मर में केवीए क्षमता, यानी कि केवीए दोस्तों मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो की जाती है किलो वोल्ट एम्पियर में रेटिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ट्रांसफार्मर में केवीए क्षमता बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का आकार कैसा होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसफार्मर की हम अगर केवीए की क्षमता उसकी अगर हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, दोस्तों किसी चीज़ की अगर कैपेसिटी बढ़ाना होगा तो उसका साइज भी बड़ा करना होगा, साइज बड़ा होगा तभी उसकी कैपेसिटी बड़ी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये राइट हो जाएगा। अगर हम ट्रांसफार्मर केवीए क्षमता उसकी रेटिंग बढ़ाएंगे तो उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपके घर के पास जो लगे होते हैं, जो घरों में लाइनें आती हैं अपनी, वहाँ पे जो स्टेप डाउन करके जो लाइनिंग आती है ना सब स्टेशन से, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपके 440 के, वहाँ पे जो आपके 3 फेज आता है, फिर वहाँ से आप सिंगल फेज सप्लाई अपने घरों में लाते हैं, वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब जो आपके सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा तो और बड़े होते हैं क्योंकि ज़्यादा रेटिंग होती है, और जो आपके ट्रांसफार्मर जहाँ से आपका जनरेशन होता है इलेक्ट्रिक का, वहाँ पर देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो यहाँ की केवीए रेटिंग उसकी बढ़ रही है तो उसका आकार भी, साइज भी उसका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ दोस्तों आपका राइट हो जाएगा कि इसका आकार बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 होगा। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है। दोस्तों ब्रीदर का मतलब क्या है, ब्रीदर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ब्रीद मतलब सांस लेने से होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या गया है कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है, ठंडी हवा का प्रबंधन करना, या ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करना, या कूलिंग ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करना, या जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखना। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो बाहर से हवाएं आती हैं गर्म, उसको जिसमें मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको जो होता है ये ब्रीदर जो है उसमें से नमी को सोखने का ही आपके कार्य करता है, इसीलिए जो इसमें सिलिका जेल भरा होता है आपका जो है वर्क करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की दशा होती है। दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी, जिसको हम दक्षता हिंदी में कहते हैं, इसको मैक्सिमम इफिशियंसी, इसको नीटा कहते हैं, यहाँ पे इसको जो है मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए क्या दशा होती है। दोस्तों यहाँ पे जब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस होती हैं, जिसको आयरन लॉसेस को हम कोर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, जब इस दोनों लॉस आपके यहाँ पे आपके इक्वल हो जाते हैं, आई और लॉस, ठीक है, ये आपके दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस टाइम जो होता है दोस्तों आपका जो होता है ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी यहाँ पे आपकी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आई आर लॉस, आपका जो कोर लॉस होता है, दोनों ही कोर लॉस या आयरन लॉस दोनों इसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि जो कॉपर हानियां हैं या आयरन हानियां दोनों बराबर हो जाएंगी, तो उस टाइम ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ट्रांसफार्मर कौन से सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे देखना है ट्रांसफार्मर कौन सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा एसी पर वर्क करता है, डीसी पर वर्क नहीं करता है, तो वही पूछा इसमें कौन से वर्क नहीं करता है, एसी पर या एसी डीसी दोनों पर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता, क्योंकि दोस्तों अगर डीसी सप्लाई उसमें देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन पैदा ही नहीं होगा, आपका जो फ्लक्स ही नहीं जनरेट होंगे, तो आपके जो है वाइंडिंग वहाँ पे जल जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे जो डीसी सप्लाई देने पर ये वर्क नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ दोस्तों आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। दोस्तों ट्रांसफार्मर भंवर धारा इसको कहते हैं एडी करंट लॉसेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, भंवर धारा को एडी करंट लॉसेस। इसको रोकने का क्या उपाय होते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसमें आपके लॉसेस होते हैं, ये तो कोर को दोस्तों लेमिनेट कर दिया जाता है,
क्यों किया जाता है? एडी करंट जो लॉसेस होते हैं उसी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को एलिमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपके क्या बी आपके राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का, कि भंवर धारणा हानि रोकने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है? तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर आपके जो स्टार कनेक्शन होते हैं, आपके डेल्टा कनेक्शन होते हैं, या स्टार स्टार हो गया, डेल्टा डेल्टा होता है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ बेसिकली पूछ रहा है आपके किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों आपका जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें आपकी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपके न्यूट्रल होता है, जैसे कि आपका स्टार हो गया, स्टार कनेक्शन आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका स्टार कनेक्शन इस तरह से होता है, तो यहाँ से आपका जो होता है आपका न्यूट्रल निकल जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो डेल्टा होता है दोस्तों, डेल्टा आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ उसको, डेल्टा वाला डेल्टा आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है आपका चार तरफ से आपका ये पैक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है आपका न्यूट्रल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि डेल्टा कनेक्शन में जो है न्यूट्रल की पॉइंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा चेंज करके इसने पूछा है। बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम व अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है उसमें क्या होता है, मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वो 50 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को आपका स्टेप अप करता है, डाउन करता है, यानी कि चेंज करता है, बढ़ाता है, घटाता है, और आपके करंट को भी ये जो है इंक्रीज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करना, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है और आपको इसको कम और अधिक करता है। दोस्तों वो आपका ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देने से, मुझे पता है आपका इसको आंसर पता होगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने से आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13-14 होगा अगला। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वो कहलाती है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर दोस्तों जो आपका इनपुट सोर्स से जो वाइंडिंग होती है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे जो आपका कनेक्शन लगता है इस साइड में आपका जो है यहाँ पे आपका सप्लाई जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ सप्लाई रहती है, और आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यहाँ से आपका लोड लगा होता है। ठीक, यहाँ पे आपका लोड लगा होगा, यहाँ से आपकी सप्लाई होती है। ठीक, तो यानी ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में इसको जो है संयोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आप सबको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। कि आपका जो फ्लक्स होते हैं आपके प्राइमरी वाइंडिंग में गए, उसके बाद यहाँ पे फ्लक्स में चेंज है, उसके कारण यहाँ पे जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके फ्लक्स जनरेट होने लगते हैं, जिससे जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्रिया को कहा जाता है, इसको अन्योन प्रेरण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की दक्षता नहीं पूछा, यहाँ पे आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल मतलब दोस्तों वो चीज़ होता है जिसमें कोई लॉसेस ना हो। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसा चीज़ है होगा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया या आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, वर्क करेगा तो इसमें थोड़े से लॉसेस होंगे, थोड़ा से हानियाँ होंगी। बट यहाँ पे आदर्श लगने से मतलब दोस्तों आदर्श पर जहाँ पे लग जाए मीन्स आपका हो गया वो आइडियल, कि उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो आपकी 100% होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी, जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है ट्रांसफार्मर जो एफिशिएंसी होती है लगभग आपकी 90 से लेकर के 98% तक होती है। यानी कि अगर ट्रांसफार्मर केवल करते तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट आपके एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन आ गया इसी तरह से, ठीक है, या मान लिया 100 ना हो, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन हो और तीनों ऑप्शन आपके सेम हो, तो जो ऑप्शन में सबसे बड़ा दिया होगा परसेंटेज उसी को आपको टिक करना होता है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आदर्श पूछ ले तो आदर्श की 100% होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानि को हम ज्ञात करते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट करके, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके। ठीक है, तो जो ओपन सर्किट टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफार्मर में उसमें हम आयरन लॉसेस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है कि यहाँ पे आयरन लॉस जो है ज्ञात किया था, इसको हम कोर लॉस भी कहते हैं आयरन लॉस को। ठीक है, इसको आपको याद करना है। और दोस्तों जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है कॉपर लॉसेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 17 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 होगा।
3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेज में बदला जा सकता है। दोस्तों 3 फेज की जो सप्लाई होती है उसको कनेक्शन को उसको जो सप्लाई उसको किस में जो है 2 फेजों में बदला जा सकता है, या फिर 2 फेज की सप्लाई को 3 फेज में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों आपका जो आपका कनेक्शन होता है स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन में हम दोस्तों 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 2 फेज की 3 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, स्कॉट कनेक्शन के द्वारा हम बदल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। दोस्तों केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है, आप सबको पता है। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, जिसमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। ये अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो सिलिका जेल का यूज किया जाता है, आपको पता है नमी सूखने के लिए इसका यूज किया जाता है मॉइस्चर को। ठीक है, तो ये नमी सूखने से पहले यानी कि जब शुष्क अवस्था में रहता है तो उस टाइम जो इसका रंग होता है दोस्तों आपका नीला होता है। सिलिका रंग जो है कुछ इसका नीला प्रकार का इसका रंग होता है। बट जब ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, तो उस टाइम जो इसका रंग होता है पहले कुछ बैगनी होता है, फिर इसका रंग गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सिलिका जेल का जो रंग शुष्क अवस्था में आपका नीला होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि नमी सूखने के बाद कैसा होगा सिलिका जेल का रंग, तो दोस्तों पहले आपका ये बैगनी होता है, फिर आपका धीरे धीरे ये गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों आपके जो सीटी और पीटी यानी कि जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, आपके जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं, इनको जो होता है इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी हम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि दोस्तों जो जो सीटी होते हैं ये जो है इससे हम आपको करंट को मेजर किया जाता है। जो आपके पीटी होते हैं जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है, इसको जो हम इससे वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि वो इसको मेजर किया जाता है वोल्टेज को पीटी ट्रांसफार्मर से। तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसका सब स्टेशनों पर यूज होता है। जो आपका दोस्तों बता दूं कि ट्रांसफार्मर सीटी होता है ये आपका स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। जो आपका पीटी ट्रांसफार्मर होता है यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, तो दोस्तों आपके दोनों करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपके दोनों जो होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 होगा। निम्न में से कौन सी ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो सेफ्टी के लिए लगते हैं, क्या लगते हैं, वो पूछ रिले वगैरह लगते हैं, है ना, आपको सबको पता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, बुखोज रिले लगते हैं या एक्सप्लोजन वेंट लगते हैं या ए और बी दोनों। दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा कि बुखोज रिले भी आपके लगते हैं, एक्सप्लोजन वेंट भी लगे होती हैं, ये दोनों आपके सेफ्टी के लिए ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखें हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 होगा। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या है। ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का है, एम्पलीफायर है या गतिक मशीन है या रोटरी कन्वर्टर है या स्थैतिक मशीन है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है, देखिए जैसे कि आपके मोटर जनरेटर होते हैं, इसमें आपका रोटेशनल पार्ट होते हैं, बट आपके ट्रांसफार्मर में कोई ऐसे पार्ट तो होते नहीं जिससे ट्रांसफार्मर रोटेट करता हो। तो कह सकते हैं ट्रांसफार्मर आपका एक स्थैतिक मशीन है, एक मशीन तो है ही ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे इसको स्थैतिक मशीन यानी कि स्टैटिक डिवाइस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 24 होगा। ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है, ट्रांसफार्मर की दोस्तों जो कोर बनी होती है, जो कोर बनी होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की आपकी ये बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अधिकतर जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो आपकी सिलिकॉन स्टील की ही बनाई जाती है। इसको जो है लिमिनेट किया जाता है, क्यों लिमिनेट किया जाता है, इसलिए इसको लॉसेस को एडिकेंट लॉसेस को कम करने के लिए। यानी इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका होगा अगला 25। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, यहाँ पूछा दोस्तों ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पूछा था आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी। दोस्तों यहाँ पूछा है ट्रांसफार्मर की दक्षता। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो 90 से 98% तक इसकी एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की। अगर इस तरह से आपके ऑप्शन आ जाए एग्जामिनेशन रूम में, तो आपको जो सबसे अधिक परसेंटेज होगा उसी पे आपको टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों में ध्यान देना है। आदर्श कहेगा आपको जो है 100% करना है, और आपका और सिर्फ ट्रांसफार्मर के अगर नाम लिया एफिशिएंसी पूछा तो आपको 90 से 98% करना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।